अभी हम लोग राजस्थान एंटर हो गए हैं। ये अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पे है, 6 लेन रोड है, मस्त स्मूथ और नीट रोड है। ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं है। आपको 5 मिनट 10 मिनट में एक गाड़ी दिख रही, या तो ओवरटेक कर रही या हम ओवरटेक कर रहे हैं। लेकिन रोड तो बहुत ज़बरदस्त है और ऑलमोस्ट ये 1000 किलोमीटर्स, 1000 या 1200 किलोमीटर, क्योंकि जामनगर अभी यहाँ से कुछ 1000 किलोमीटर्स बता रहा, तो अमृतसर जाके पीछे 100-150 हो गया शायद, तो ऑलमोस्ट 1200-1300 किलोमीटर्स का है शायद ये। लेकिन रोड तो मस्त है। हाँ, एक चीज़ ये है कि भाई आपको 100 किलोमीटर से कुछ चाय पीने के लिए कुछ भी अगर उतरना रहा तो ये रोड से उसके लिए मतलब आसपास चाय या कॉफ़ी कुछ नहीं मिल रही, कंटिन्यू ड्राइव करना ही है। तो आप लोग अभी देखें रेस्टोरेंट चाय पीने के लिए, तो वो ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर्स के आगे है। तो वो एक चीज़ प्लान कर लेना अगर इस पे से जा रहे हैं। लेकिन रोड तो मस्त ज़बरदस्त 6 लेन रोड है ना। वो अपोजिट साइड का लाइट अपने आँखों पे गिर रहा, वो क्योंकि वो दो लेन्स के बीच में ना बहुत डिस्टेंस है, तो वो साइड वालों की देखो रोशनी हमारे पे आ रही ही नहीं, और ज़बरदस्त रोड है। अभी हम लोग यहाँ से बीकानेर का प्लान करें फर्स्ट, तो बीकानेर जाके खाना वाना खा के अगर नहीं थक गए तो सो जाना है बीकानेर में रूम लेके, अगर नहीं थके तो फिर सीधा जैसलमेर जाना है। अब देखेंगे वहाँ क्या होगा। तो अभी हम लोग वो वाली हाईवे उतर के ये NH62 आए, तो बीच में 5 किलोमीटर रिमोट एरिया, बहुत खतरनाक एरिया था, और रोड भी बकवास रोड थी, इतने बड़े गड्ढे थे कि गाड़ी अंदर गिर जाती। और फिर ऊपर से सामने से जो गाड़ियाँ आ रहे थे वो लोग 5-5, 6-6 लाइट लगाए, अपर डिपर का सिस्टम ही नहीं था, वो ट्रैक्टर और वो लॉरी। एनीवेज ये रोड पे आगे, ये रोड तो मतलब सिंगल रोड जैसी ही है, 4 लेन वाली रोड नहीं है, एक ही है वाइड रोड, बीच में डिवाइडर वगैरह कुछ नहीं है, आगे जो भी गाड़ी आ रही है उसकी लाइट सीधा आँखों पे। एनीवेज तो ये था कि आप लोगों को ये बोलना था कि अभी ये पूरे अभी उतरते मतलब वो हाईवे ऐसा था कि आप चढ़ते वक्त आपको टोल क्रॉस करे आप, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 100-250 किलोमीटर तो आया, मेरे को टोल ही नहीं मिला, क्योंकि अगर वो टोल का सिस्टम ऐसा है आप नीचे उतर रहे हैं तो एग्जिट मारते वक्त टोल है, तो शायद वो कितना डिस्टेंस कैलकुलेट करे उसके हिसाब से वो टोल कट करते हैं। बहरहाल मेरे को तो एक ही टोल कट हुआ, क्योंकि मैं एनुअल पास है, तो आप कितना भी ट्रैवल करो एक टोल अगर गेट क्रॉस कर रहे हैं तो एक कट होता है आपका। तो ये जो चीज़ है ना टोल का एनुअल पास जो है ना, तो बेसिकली देखो अगर ये वाला पूरा ट्रिप जो है ना, मैं अच्छा यहाँ पर एक टोल आ गया, अच्छा ये रोड पे भी टोल है, सिंगल रोड, अच्छा आगे से 4 लेन स्टार्ट हो रही है, चलो अच्छा शायद एक सेकेंड फिर कंटिन्यू। तो ये एक टोल था, मैं सोचा टोल के बाद से 4 लेन स्टार्ट होता होगा, नहीं वही रोड है, मतलब बिना डिवाइडर वाली रोड, 2 लेन है आने जाने के लिए। बोल रहा था कि 17 किलोमीटर तक तो ऐसा है, उसके बाद में शायद 4 लेन लग सकती है। तो एनीवेज ये पूरे ट्रिप में ना मेरे को टोल्स जो है ना ऑलमोस्ट 100 टोल तो क्रॉस करा मैं, तो कुछ टोल उसमें 295 वाले थे, कुछ टोल उसमें 80 वाले भी थे, तो अगर कैलकुलेट करें तो 15 से 20 हज़ार रुपये तो खाली टोल के हो गए। बट एक चीज़ मैं ये कह रहा था कि जब मैं निकल रहा था, जब साउथ इंडिया ट्रिप गया था अक्टूबर में, तो मैं तभी एनुअल पास चलाया था। वो एनुअल पास कुछ सितंबर या अगस्त में कुछ लॉन्च हुआ था शायद, तो मेरे को जैसे ही मालूम हुआ तो मैं एनुअल पास चला लिया था। एनुअल पास ऐसा है 3000 रुपीज़ 200 टोल्स, वो टोल 250 का रहो, 300 का रहो या फिर 40 रुपीज़ का रहो, एक टोल जैसे ही काउंट होता है। बेसिकली अगर आप साल भर में 200 टोल्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक पर टोल 15 रुपीज़ पड़ता है। तो अगर आप 100 भी यूज़ कर रहे हैं तो 30 रुपीज़ पर टोल जैसा होता। तो ये शायद मालूम होगा लोगों को, लेकिन जिसको नहीं मालूम है, अगर वो महीने में 10 टोल यूज़ कर रहे हैं तो बेटर है कि भाई 120 टोल्स भी हो रहे हैं आपके साल में, आप वो एनुअल वाला टोल पास ले लिए। वो डायरेक्ट आपके फास्टैग से नहीं, वो आपके नंबर प्लेट से कुछ अटैच होकर रहता, अगर वो ले लिए तो बहुत सारे पैसे बचे। मेरे तो देखो ऑलमोस्ट अभी 120 टोल्स कुछ हो गए मेरे, तो अगर ये हिसाब करें तो बहुत सेव कर लिया मेरे। और 80 बचे हुए, ये पूरी ट्रिप कंप्लीट होने के बाद भी शायद मेरे 50 बचे हुए थे। शायद मेरे को ये साल मतलब ये 3 मंथ्स में ही मेरे को 3-4 मंथ्स में ही 200 टोल्स खत्म हो जाते मेरे, फिर से एनुअल पास डलाना पड़ता। तो सही चीज़ है वो। और बट एक चीज़ ये है कि बस ये नेशनल हाईवेज कवर करते, स्टेट हाईवे पे वो वाला टोल काम नहीं करता। तो मेरे को थोड़ा कोड़े कैनाल के पास और ये जो आगरा टू दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उसमें भी कवर नहीं हुआ था, वो वाला तो बहुत महंगा था। मतलब हर 20-30 किलोमीटर या कुछ हर एक 50 किलोमीटर पे एक टोल था 160-180 का। मतलब दिल्ली आगरा से दिल्ली पहुंचे तक ही मेरे को 500 रुपीज़ 600 अप्रॉक्स खाली टोल ही पे करना पड़ा मेरे को, वो वाला महंगा था। और वो जो है ना इसमें कवर नहीं होता क्योंकि वो स्टेट हाईवे है, स्टेट गवर्नमेंट का। जो नेशनल हाईवे है वो सारे कवर हो जाते हैं इसमें, तो यू विल सेव लॉट ऑफ मनी ऑन दिस।
और एक चीज़ डिस्कस मतलब बोलना था कि एक्चुअली जब भी मैं ट्रिप स्टार्ट करता हूँ तो ट्रिप से पहले गाड़ी पूरी सर्विसिंग पूरा चेकअप वगैरह करा के निकलता हूँ। वैसे तो मेरी गाड़ी अराउंड 1 लाख घूमी, तो फिर भी मैं मेजर सर्विस कराया था, जिसमें मैं बहुत सारे मतलब क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट वगैरह सब चेंज करवाया था केरला ट्रिप जाने से पहले। अब ये दिल्ली ट्रिप से पहले जब चेकअप के लिए गया था तो बोले कि एवरीथिंग अप टू डेट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नॉट इवन ऑयल चेंज, क्योंकि मैं फुली सिंथेटिक ऑयल चला था। तो फुली सिंथेटिक ऑयल सिर्फ चला के 4000 किलोमीटर ही घूमे और एक 6-7 हज़ार होता, तो बट मेरे ऑलरेडी 6000 का, ये ट्रिप के 8000 हो गए। तो अभी मेरे को शायद कहीं देख के मैं एक बार फिर से ऑयल चेंज करवा लेता हूँ, फिर एक बार चेकअप करा लेता हूँ, मे बी इन राजस्थान या तो फिर गुजरात पहुँच गए, क्योंकि मैंने 10,000 क्रॉस कर लिया। तो ये था कि जब मैं चेकअप मतलब ये साउथ इंडिया ट्रिप में निकला था, जब मैं व्हील अलाइनमेंट कराया था, लेकिन वो जो बंदा था व्हील अलाइनमेंट करने वाला, वो बंदा जो है सो गाड़ी मतलब स्टीयरिंग थोड़ा सा क्रॉस फिट कर दिया था, जिससे ये इशू तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब स्टीयरिंग छोड़ के चला रहे तो थोड़ा ऐसा क्रॉस रह रहा था हमेशा स्टीयरिंग। तो वो क्या है, जिस व्हील अलाइनमेंट करने के बाद वो लोग थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर थोड़ा वो मिसअप कर दिया, बट उससे कुछ आपको इशू होने वाला नहीं था, बस ये है कि स्टीयरिंग क्रॉस था। तो मैं ये करा के अब वापस आने के बाद अब ये दिल्ली मतलब ये नॉर्थ इंडिया ये वाला कश्मीर ट्रिप से पहले मैं फिर से व्हील अलाइनमेंट कराया था, जबकि ज़रूरी नहीं था, बट क्या है वो स्टीयरिंग की वजह से कराना पड़ा मेरे को, क्योंकि मेरे को वो थोड़ा इरिटेट कर रहा था, थोड़ा क्रॉस रह रहा था। तो इस बार मैं दूसरी जगह कराया था, तो जहाँ मैं करने के बाद वो बंदा ये करा कि सर आप इतना लॉन्ग जा रहे हैं तो एक काम करो, आप टायर रोटेशन कर लो बोला। तो मैं वो रोटेशन कर दिया, मतलब लेफ्ट वाले टायर जो है ना निकाल कर राइट पे डाले और राइट वाले लेफ्ट पे डाले, हो गया। इस बार एक चीज़ ये करा था मैं कि 15 डेज़ पहले ही गाड़ी का सर्विस वगैरह सब कराया था। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम व्हील अलाइनमेंट हुए 3-4 दिन पहले कराया था, जब सिटी में ज़्यादा घुमा नहीं था, तो सिटी में ज़्यादा घुमा नहीं तो मेरे को डिफरेंस कुछ मालूम नहीं हुआ, तो इसलिए सोचा कि 15 दिन पहले सब करा लेता हूँ, सो दैट अगर कुछ माइनर अगर कुछ इश्यूज़ रहे तो फिर से जाके मैं करेक्ट करा सकूँ। तो 15 डेज़ पहले कराया, तो मेरे को सिटी में जब चला रहा था तो मेरे को महसूस हुआ कि गाड़ी लेफ्ट साइड पुल हो रहा था। तो मैं फिर से गया व्हील अलाइनमेंट वाले के पास, जब व्हील अलाइनमेंट वाले के पास जाके चेक कराया तो वो कंप्यूटर से वो इंफ्रारेड से कुछ चेक करके बोले कि सर देखो व्हील अलाइनमेंट तो सब सही है, शायद रोड की वजह से पुल हो रहा। तो रोड की वजह से पुल होने का मतलब ये है कि देखो बेसिकली इंडियन रोड्स जो है ना वो आपको लेफ्ट साइड थोड़ा सा स्लोप रहता है, इसलिए क्योंकि जब पानी गिरा, बारिश वगैरह हुआ तो आप पानी उस पर जाम होकर नहीं रहना, वो बह जाना, इसलिए वो लेफ्ट साइड पे थोड़ा स्लोप रखते हैं। तो उससे ये होता कि आप जब गाड़ी की स्टीयरिंग छोड़ के चलाते हैं तो गाड़ी थोड़ा लेफ्ट साइड थोड़ी टेंडेंसी रहती है, वो थोड़ा लेफ्ट मूव होती है। अगर आप स्टीयरिंग छोड़ दिए तो थोड़ा लेफ्ट जाती है ओवर 2-3 किलोमीटर्स, वो डिपेंड अपॉन स्पीड। ये आप क्या करते हैं फिर जब थोड़ा सा उसको करके करेक्ट कर लेते हैं, और अब नए जो गाड़ियाँ आ गए मतलब उसमें तो एडास वगैरह सब है, तो वो जो है ना स्टीयरिंग ऑटो करेक्ट कर लेती है, वो मतलब आपको ट्रैक पे ही रखते हैं, बेसिकली वो थोड़ा स्टीयरिंग खुद से सीधी कर देती है। तो इससे होता ये कि वो जो टायर है आपका वो उसके हिसाब से वेयर आउट होता है, वो उसका वेयर उसका घसने का जो पैटर्न है वो रोड के हिसाब से सेट होके वो सेट हो जाती है गाड़ी आपकी। तो बेसिकली लोग ये करते हैं कि टायर रोटेशंस वगैरह करते हैं, जब भी व्हील अलाइनमेंट पे जाते हैं 10,000 किलोमीटर, कुछ लोग 8 पे कुछ लोग 7 पे, तो उसका टायर रोटेशन करते हैं सो दैट सब टायर ना इवनली वेयर आउट होता है। तो इस बार ये हुआ था कि जब मैं लेफ्ट राइट हो रहा था, मैं उसको बोला था जब कि लेफ्ट पुल हो रहा गाड़ी, तो वो चेक करके बोला नहीं सही है, सब सही है, आप जा सकते हैं, ऐसा मतलब ये ट्रिप में आपको कुछ भी मसला नहीं होता। मैं सोचा चलो वो रोड की टेंडेंसी शायद उसके वजह से, रोड एक साइड स्लोप रहने की वजह से थोड़ा इधर पुल हो रहा था सबका। जब मैं निकला वहाँ से निकल के मतलब नागपुर तक पहुँचा तो गाड़ी स्टीयरिंग छोड़ते ही लेफ्ट पुल हो रही थी, तो उसको पकड़ के चला रहा था। हाँ, लेकिन देखो स्टीयरिंग अगर गाड़ी लेफ्ट साइड पुल हो रहा तो 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक क्या है, अगर आपका व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है तो फिर पुल होता, और अगर व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है और गाड़ी पुल हो रहा लेफ्ट साइड तो फिर आपका टायर पूरा वेयर आउट हो जाता और कुछ भी हो सकता, मतलब टायर बस्ट भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, विच इज़ डेंजरस। बट मेरा ये था कि मैं एवरी 100 किलोमीटर पे चेक कर रहा था गाड़ी टायर वेयर आउट नहीं हो रहा था, ना ओवर हीट हो रहा था, हर चीज़ चेक कर रहा था प्रॉपर्ली, क्योंकि पुल हो रहा था। मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि भाई कुछ तो गलत है जिसकी वजह से गाड़ी लेफ्ट साइड पुल हो रही। मगर जब टायर वेयर आउट नहीं हो रहा, हीट नहीं हो रहा और कुछ भी ऐसा बाउंसीनेस नहीं आ रहा, गाड़ी जब 100 पे चला रहा हूँ तो मतलब समझो टेक्निकली सब सही है, छोटा इशू है जिसकी वजह से लेफ्ट पुल हो रहा था। अब मैं व्हील अलाइनमेंट वाले को फ़ोन करके बोला तो उन्हें बोला कि वो बंदा बोला मेरे को कि सर शायद कैलिब्रेशन कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो आप सक्सेसफुली ट्रिप कर लो, आने के बाद फिर उसको सेट करेंगे। तो मैं
ऐसे तैसे तो नोएडा पहुंच गया। दिल्ली में जब रुका हुआ था 3 दिन के लिए रुका हुआ था, तो मेरे पास थोड़ा टाइम भी था इवनिंग, तो मैं सोचा एक बार व्हील अलाइनमेंट वाले के पास जाके एक बार चेक करेंगे। बट फिर उससे पहले मेरे को एक चीज़ क्लिक हुई कि भाई मैं टायर रोटेशन करा था, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करा था। तो लेफ्ट जब आपकी ये जो रोड लेफ्ट साइड पे थोड़ा स्लोप रहने की वजह से आप उसको थोड़ा सा राइट पे करेक्ट करते रहते ड्राइव करते वक्त, तो वो टायर जो है ना उसके हिसाब से वेयर आउट होकर सेट होता। तो जैसे ही मेरे को ये क्लिक हुआ कि अरे भाई मैं लेफ्ट का राइट करा था, राइट का लेफ्ट करा था, तो ये शायद वो जो टायर राइट पुश करके गाड़ी हमेशा राइट पुश करते हुए चलना उस हिसाब से सेट हो गया। अब जब मैं उसको रोटेट करा तो वो लेफ्ट हो रहा, तो ये हो गया था कि भाई गाड़ी रोड की वजह से भी लेफ्ट जा रही थी और टायर की टेंडेंसी की वजह से भी लेफ्ट जा रही थी, इसलिए एकदम स्पीड से चले आ रही थी, स्टीयरिंग छोड़ते ही लेफ्ट चले आ रही थी। तो उसके व्हील के सेंटर गया, वहाँ जाके बोला कि भाई देखो गाड़ी ऐसा पुल हो रहा। तो वो तो मेरे को बोल रहा था 4,500 6,500 हज़ार रुपये होते हैं, कैलिब्रेशन सेट करना पड़ता। बोला देखो ये सोब नहीं, ये अगर करना रहा तो मैं वहाँ जाके कर लेता हूँ। बस एक ही काम करो, आप लेफ्ट का टायर राइट पे डालो, राइट का लेफ्ट पे डालो। वैसे तो बहुत ट्राई करा वो बंदा मेरे को, मैं आपको 4 में करा देता, मैं 3.5, क्योंकि उसको मालूम था शायद, या फिर वो ये बोला कि गाड़ी दो आप, मैं आधे घंटे में करा के लाता हूँ, या तो फिर उनको बताना है। कुछ तो गेम खेल रहा था, बट मेरे को मालूम था कि ये सब करना नहीं है। मैं उसको ये बोला भाई लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट डालो। वो कुछ 100 रुपये लिया, चेंज कर दिया, और उसके बाद से देखो जब लेके फिर गाड़ी निकला, मैं गाड़ी सेट देखो, मैं हाथ छोड़ के भी चला रहा हूँ तो गाड़ी सही चल रही। तो होता ये कि जनरली लोग एवरी व्हील अलाइनमेंट जब भी कराते हैं, व्हील अलाइनमेंट जब भी कराने जाते हैं, टायर रोटेशन करते हैं। कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो रोटेशन का एक पैटर्न है, मतलब लेफ्ट वाला राइट पे डालो, फिर राइट फ्रंट जो है ना, फिर राइट बैक पे डालो, ऐसा कुछ एक पैटर्न रहता गाड़ी का, हर गाड़ी का एक कुछ रहता। अगर वो कर रहे हैं तो आप रेगुलरली करो। मैं कभी ऐसा कराता नहीं था, क्योंकि भाई मेरे को मतलब नहीं भी कराए तो चलता हूँ। तो इस बार कराया था, जो कि 25,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरे टायर्स जो है ना, ये ऑल टेरेन टायर्स हैं, तो ये 70,000 कुछ चलते हैं। तो मेरे 25,000 ही हुए थे, और 25,000 में मैं कभी रोटेट ही नहीं करा था। देखा गया तो 2 से 3 बार हो जाना चाहिए था, रोटेट नहीं करा था। अब वो बंदा रोटेट करने से ये हो गया कि भाई गाड़ी लेफ्ट पुल होना शुरू हो गई। तो अगर रोटेशन करा रहे हैं आप तो रेगुलरली रोटेट कराओ, अगर रोटेशन नहीं करा रहे तो फिर 20-30 हज़ार के बाद या 40 हज़ार के बाद रोटेशन कराए, तो ये वाला इशू हो सकता। और अगर 20-30 के बाद भी अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो बेस्ट रोटेशन ये है कि सामने के टायर पीछे डालो, पीछे के सामने, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे ही रखो, राइट वाला राइट पे ही रखो, तो आपको ये जो पुलिंग वाला इशू है ना ये नहीं आता। तो ऐसा था, ऐसा हुआ। पहुंच गए जैसलमेर। कल रात बीकानेर में थे, अभी यहाँ आ गए। यहाँ पर होटल बुक करें, ये होटल में चेक इन करके फ्रेश होके फिर सैंड ड्यून्स के लिए निकलना है, क्योंकि सनसेट मिस होना नहीं है। और वहाँ पर कैमल राइड भी रहना, तो सनसेट से पहले 1-2 घंटे पहले पहुँच गए वहाँ पर, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके फिर सनसेट के टाइम पे रेडी रह सकते हैं। तो वही है कि जल्दी जल्दी यहाँ पर फ्रेश होके फिर से निकलना है। ये जा रहे हैं हम लोग, हमारे होटल ये है, देखो जैसलमेर। उतना बड़ा तो है नहीं सिटी, और यहाँ पर भी एक वार म्यूज़ियम है, अगर टाइम मिला तो विज़िट करना है वो। आज के लिए तो ये सैंड ड्यून्स करना है, क्योंकि कल दोपहर या कल शाम तक हम लोग निकल जाते हैं, तो कल शाम में ये पॉसिबल नहीं है। तो शाम का है तो आज ये कर ले रहे हैं, वो फोर्ट विजिट वगैरह कल सुबह कर सकते हैं, सो दैट हम लोग फिर शाम में फ्री होकर निकल जा सकते हैं जैसलमेर से जोधपुर के लिए।